नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम एप्लीकेशंस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अर्थात इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग क्या हैं? यौगिक के अगर हम आईआर स्पेक्ट्रम देखें तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं। आईआर स्पेक्ट्रा की यह जटिलता ही उसके उपयोगी होने का कारण है। यानी आईआर स्पेक्ट्रा से हम यौगिक के क्रियात्मक समूह और उसकी संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रमुख उपयोग या एप्लीकेशंस क्या क्या हैं ये हम देखें। सबसे पहले हम देखें यौगिक की आणविक संरचना ज्ञात करने में, यानी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम किसी भी कंपाउंड की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेट कर सकते हैं, यानी हम उस यौगिक की आणविक संरचना ज्ञात कर सकते हैं। टेबल में हम देख रहे हैं कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करते हैं। जैसे हम देखें, अगर कोई एब्जॉर्प्शन बैंड 4000 से यानी 2500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स फ्रीक्वेंसी पर मिलता है तो इसका मतलब है जो कंपाउंड है उसमें OH ग्रुप या CH ग्रुप या NH ग्रुप हो सकता है। तो जो पीक है वो इस फ्रीक्वेंसी के बीच में मिलती हैं। अगर एब्जॉर्प्शन बैंड 2000 से 2500 के बीच मिलता है तो इसका मतलब जो यौगिक में C डबल बॉन्ड C या C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड N या C डबल बॉन्ड X डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड Y, यहाँ X और Y क्या हो सकते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर हो सकते हैं। तो ये बॉन्ड्स हमें उस कंपाउंड में मिलते हैं। 1800 से 2000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो बहुत कम मिलते हैं, और 1650 से 1800 के बीच अगर कोई एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है तो इसका मतलब है कि उस यौगिक में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है या बंद है। यदि 1500 से 1650 सेंटीमीटर इनवर्स फ्रीक्वेंसी पर अगर एब्जॉर्प्शन बैंड हमें मिलता है तो इसका मतलब C डबल बॉन्ड N ग्रुप है या C डबल बॉन्ड C ग्रुप प्रेजेंट है या C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो सकता है। और यदि एब्जॉर्प्शन बैंड हमें 650 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलता है तो इसका मतलब क्या क्या हो सकते हैं? C सिंगल बॉन्ड Cl1 या C सिंगल बॉन्ड O या C सिंगल बॉन्ड N या C सिंगल बॉन्ड C या C N डबल बॉन्ड O हमें बंद और समूह मिलते हैं। तो इस प्रकार हम यौगिक के आईआर स्पेक्ट्रम में विभिन्न अवशोषण बैंडों की पहचान करके यौगिक की संरचना को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा अनुप्रयोग हम देखें, यौगिक की शुद्धता की जांच, टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड, यानी यौगिक शुद्ध है या अथवा अशुद्ध उसकी पहचान हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। एक शुद्ध यौगिक का आईआर स्पेक्ट्रा उसका अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम होता है या उसका कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है, यानी हर शुद्ध कंपाउंड के लिए आईआर स्पेक्ट्रा फिक्स होगा।
अब यदि उस यौगिक में अशुद्धि है तो उस अशुद्धि का भी अवशोषण बैंड हमें उस आईआर स्पेक्ट्रा में मिलेगा। तो हम शुद्ध यौगिक के आईआर स्पेक्ट्रा को अशुद्ध यौगिक के आईआर स्पेक्ट्रा से कंपेयर करके यौगिक की शुद्धता की पहचान कर सकते हैं। अगर उसमें शुद्ध यौगिक के स्पेक्ट्रम के अलावा कोई बैंड हमें मिल रहा है तो इसका मतलब उस यौगिक में अशुद्धि उपस्थित है। नेक्स्टली हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड यानी यौगिक की पहचान। आईआर स्पेक्ट्रम की सहायता से हम किसी यौगिक की पहचान कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि जो प्रत्येक कंपाउंड जो है, प्रत्येक यौगिक जो है, उसका आईआर स्पेक्ट्रा एक अभिलाक्षणिक आईआर स्पेक्ट्रम होता है। इस आईआर स्पेक्ट्रम की हम अज्ञात यौगिक के आईआर स्पेक्ट्रम से कम तुलना करते हैं। यदि वह तुलना करने पर वह आईआर स्पेक्ट्रम उस यौगिक के आईआर स्पेक्ट्रम के समान होता है तो इसका मतलब वह यौगिक वही है जिसका आईआर स्पेक्ट्रम हम ज्ञात करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि किसी ज्ञात यौगिक के आईआर स्पेक्ट्रम से अज्ञात यौगिक के आईआर स्पेक्ट्रम की तुलना करके अज्ञात यौगिक की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्टली हम अणुओं की आकृति का निर्धारण। आईआर स्पेक्ट्रम की सहायता से किसी भी अणु की आकृति का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे NO2 और CO2 की बात करें तो दोनों का सूत्र समान है, यानी कार्बन की जगह सिर्फ नाइट्रोजन है और दोनों में ही 3-3 परमाणु हैं। लेकिन CO2 की आकृति जो है लीनियर है और NO2 की जो आकृति है वो एंगुलर है, कोणीय है। दोनों ही त्रिपरमाणवीय हैं। तो एक त्रिपरमाणवीय यानी ट्राइएटॉमिक एंगुलर मॉलिक्यूल के लिए, यानी एक त्रिपरमाणवीय कोणीय अणु के लिए जो कंपन की गतियां हैं, ठीक है, मोड ऑफ वाइब्रेशन है, वो क्या होगी 3n-6। अब n इक्वल टू 3 रखे तो 9 - 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक त्रिपरमाणवीय कोणीय अणु के लिए कंपन की जो गतियां हैं वो 3 होनी चाहिए। अर्थात आईआर स्पेक्ट्रम में 3 अवशोषण बैंड आएंगे और हम NO2 का अवशोषण बैंड देखते हैं तो उसमें 3 अवशोषण बैंड हमें मिलते हैं। एक 128 सेंटीमीटर इनवर्स पर, एक 588.8 सेंटीमीटर इनवर्स पर और एक 2223.5 सेंटीमीटर इनवर्स पर। तो ये 3 अवशोषण बैंड बताते हैं कि CO2 जो NO2 है वो CO2 की तरह रेखीय नहीं है वरन कोणीय है, एंगुलर है। नेक्स्टली हम किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंध की पहचान कर सकते हैं, हाइड्रोजन किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंध को ज्ञात कर सकते हैं। आईआर स्पेक्ट्रम की सहायता से यौगिक में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति की पहचान हम कैसे करते हैं? अगर हम इसको हम एग्जांपल से देखें, जैसे एथेनॉल का CCl4 में विलयन, एथेनॉल को हम CCl4 में मिलाकर उसका आईआर स्पेक्ट्रा निकालते हैं तो आईआर स्पेक्ट्रा में हम देखते हैं कि एक 3650 पर वीक अवशोषण बैंड हमें मिलता है। जबकि अगर हम एथेनॉल को वाटर में मिलाकर उसका आईआर स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वह आईआर स्पेक्ट्रम इस तरह से हमें मिलता है जिसमें वीक बैंड नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब एथेनॉल को CCl4 में मिलाते हैं तो एथेनॉल का जो OH बंध है वो मुक्त तनन कंपन करता है, जिसके कारण 3650 पर हमने अभी देखा एक निम्न तीव्रता वाला अवशोषण बैंड हमें मिलता है। जबकि अगर हम एथेनॉल को जल में मिलाकर उसका आईआर स्पेक्ट्रम देखें तो एथेनॉल का अणु जो है जल के जो एथेनॉल का OH समूह जो है वो जल के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, यानी इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये मुक्त नहीं रहता है, यानी अणु पॉलीमरिक हो जाता है। पॉलीमरिक होने के कारण जो
OH बंध में जो तनन कंपन है वो 3333 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक तीव्र अवशोषण बैंड हमें प्रदर्शित होता है। यानी अगर हम 3650 पर लो इंटेंसिटी का या वीक एब्जॉर्प्शन बैंड अगर हमें मिलता है तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर एथेनॉल में अगर हम 3333 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड अगर हमें मिलता है तो इसका मतलब यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम रिएक्शन की काइनेटिक की स्टडी भी कर सकते हैं, यानी अभिक्रिया की बल गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ बंध टूटते हैं और कुछ नए बंध बनते हैं। इसके साथ साथ अभिक्रिया जब होती है तो कुछ जो क्रियाकारक हैं वो उत्पाद में बदलते हैं, उसके बीच में कुछ माध्यमिक उत्पाद भी बनाते हैं। तो हम थोड़ी थोड़ी समय पर जो मिश्रण अभिक्रिया मिश्रण है उसका आईआर स्पेक्ट्रम हम लेते हैं और वो आईआर स्पेक्ट्रम हमें अलग अलग मिलता है, जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि क्रियाकारक माध्यमिक 1 में परिवर्तित हुआ या माध्यमिक 2 में परिवर्तित हुआ या उत्पाद में परिवर्तित हुआ। तो इस तरह से हम अभिक्रिया की बल गतिकी का अध्ययन कर सकते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम बंधों के बल स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ बॉन्ड। अणुओं के आईआर स्पेक्ट्रम की सहायता से उनके बंधों के बल स्थिरांकों का परिकलन किया जा सकता है। बंधों के बल स्थिरांक को हम जो इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जो बल स्थिरांक है फोर्स कांस्टेंट है वो बंध सामर्थ्य के समानुपाती होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं न्यू बार इक्वल टू क्या होगा 1/2 पाई c अंडर रूट के अपॉन न्यू। तो जो यहाँ जो c है वो प्रकाश का वेग है, न्यू कंपन की आवृत्ति है, के फोर्स कांस्टेंट है और म्यू समानित द्रव्यमान है। अगर हम फोर्स कांस्टेंट के निकालें तो फोर्स कांस्टेंट के क्या हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट के हो जाएगा के इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर c स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू। तो इस तरह से हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से फोर्स कांस्टेंट के निकाल सकते हैं। थैंक यू।